Hello everyone, this is Vipin from CLET Prep Institute. If you are a law student, you must have faced this question in your life multiple amount of time. जितने भी नॉन लॉ स्टूडेंट्स हैं, नॉन लॉ कलीग्स हैं, वो हमेशा ये क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या विमेन बी चार्ज विद रेप लॉज इन इंडिया। आज के हमारे इस वीडियो में यही इंटरेस्टिंग एंड टेक्निकल टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। तो एक चीज हम समझते हैं कि रेप कहां पे मेंशन है। सो आईपीसी में 1860 में 375 सेक्शन में रेप को डिफाइन किया गया। आईपीसी 1860 में बनाया गया था लॉर्ड मेकाले के रिकमेंडेशन पे, राइट। सो इसको, हालांकि ये जो प्रोविजन है ये मैरिटल रेप को आज भी एक्सक्लूड करता है। टाइम एंड अगेन बहुत सारे अमेंडमेंट्स किए गए हैं रेप लॉज में इंडिया में, जिसमें मेजर जो अमेंडमेंट थे वो 2013 में हुए। देन योर 2013 वाला जो अमेंडमेंट था निर्भया रेप केस के बाद हुआ था, 2018 में अमेंडमेंट हुआ। पॉक्सो हम लोगों ने इनेक्ट किया इन 2012। उसके बाद हम लोगों ने जेजे एक्ट लेकर के आए 2015 में निर्भया के केस के बाद में, राइट। सो ये सारे हमारे जो लॉज हैं वो डील करते हैं रेप लॉज के साथ में। अब हम आगे पढ़ेंगे कि क्या विमेन के ऊपर कितनी लाइबिलिटी बनती है रेप लॉज में। ओके, सो पहले हम लोग कुछ अमेंडमेंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। जैसा मैंने बताया 2013 2018 में 2 अमेंडमेंट आए थे। सो जो निर्भया वाला केस था, निर्भया वाला जो केस था उसके बाद जो अमेंडमेंट आया 2013, इससे पहले रेप की जो डेफिनेशन थी वो सिर्फ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट तक लिमिटेड थी। लेकिन 2013 में जो जस्टिस वर्मा की कमेटी बनी उसके बाद रेप की डेफिनेशन को काफी ब्रॉड कर दिया गया। अब किसी ऑब्जेक्ट को इंसल्ट करना, पेनिस के अलावा किसी और बॉडी पार्ट को इंसल्ट करना, बॉडीली पार्ट का मैनिपुलेशन करना, ये सारे एक्ट्स को रेप कंसीडर किया गया है, राइट। सो बेसिकली अगर हम लोग समझें तो रेप की डेफिनेशन को ब्रॉडर किया गया आफ्टर 2013 अमेंडमेंट। इसमें पनिशमेंट भी इंक्रीज हुई। मिनिमम पनिशमेंट 2013 में 7 इयर्स थी, जो कि 2018 में 10 इयर्स कर दी गई, राइट। जो रेप ऑन गर्ल्स बिलो 16 इयर्स, इसकी पनिशमेंट थी 10 साल, इसे कर दिया गया 20 साल। एक और कंट्रोवर्शियल आई वुड से कि जो बहुत स्कॉलर्स होते हैं ह्यूमन राइट्स के, उन लोगों का यह कहना है कि जो डेथ पेनल्टी अवॉर्ड की गई है, जो अलाउ की गई है बिफोर 12 ईयर ऑफ एज, वो नहीं होनी चाहिए। उसके पीछे क्या रीजन है कि देखो, मर्डर अगर कोई इंसान करता है तो उसे डेथ पेनल्टी दी जा सकती है, राइट। मर्डर सबसे ब्रूटल क्राइम होता है मर्डर। इसमें यू आर टेकिंग द लाइफ ऑफ द पर्सन। अगर आप रेप के ऊपर भी, अगर आप रेप के लिए भी अगर डेथ सेंटेंस दोगे तो एक्यूज्ड के माइंड में क्या चलेगा कि यार मर्डर करने पे भी डेथ सेंटेंस है और रेप करने पे भी डेथ सेंटेंस है। So in order to erase the circumstances, in order to erase the evidences, वो there is a possibility कि वो victim को murder commit करेगा, that is for sure। तो इसके लिए ये जो है डेथ पेनल्टी जो रेप के लिए दी जाती है उसको हमेशा अपोज करते हैं कुछ लोग, राइट। उसके बाद जो गैंग रेप की पनिशमेंट थी वो उसमें चेंज लाया गया, राइट। 20 ईयर गैंग रेप की पनिशमेंट है, लाइफ इंप्रिजनमेंट मैक्सिमम पनिशमेंट है, राइट। अगर 16 साल से कम है तो लाइफ इंप्रिजनमेंट मैंडेटरी है, 16 साल से कम है तो लाइफ इंप्रिजनमेंट एंड डेथ सेंटेंस दी जाती है। तो ये जो सर्टेन अमेंडमेंट्स हुए हैं 2013 में, 2018 में क्रिमिनल लॉ के, वो हमारे लिए डेफिनेशन वाइज और पनिशमेंट वाइज काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, राइट। अब हम लोग आगे चलते हैं कि अभी ये न्यूज में क्यों आया। एज द टॉपिक सजेस्ट कि क्या एक विमेन को रेप के लिए लाइबल कर सकते हैं। रेप के लिए इफ द क्वेश्चन इज फॉर रेप, द आंसर इज नो। पहला जो इशू आया था वो आया था प्रिया पटेल वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। अब फैक्ट समझते हैं इस केस के।
एक हस्बैंड वांटेड टू कमिट रेप ऑन अ वुमेन, राइट? अब जब वो विमेन उनकी वाइफ के पास पहुंची तो उनकी वाइफ ने उन्हें थप्पड़ मारा एंड डोर को बाहर से लॉक कर दिया। इसका मतलब कि उसने अपने हस्बैंड को फैसिलिटेट किया उस एक्ट ऑफ रेप के लिए, राइट? जब उसके ऊपर एफआईआर हुई, उसके ऊपर चार्जेस लगाए गए रेप के, राइट? सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट है 2006 का, रिमेंबर। इस जजमेंट के बाद 2013 का अमेंडमेंट आ चुका है, 2018 का अमेंडमेंट आ चुका है, राइट? एंड बहुत सारे जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के आ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो डेफिनेशन है रेप की, रेप की डेफिनेशन है रेप, अ मैन इज सेड टू कमिट रेप। क्लियरली इसमें लिखा हुआ है कि अ मैन इज सेड टू कमिट अ रेप, मतलब एक मैन ही रेप कर सकता है, अ वुमेन कैन नॉट रेप अ पर्सन, दैट्स इट। अब इसमें जब भी हम लोग क्रिमिनल लॉ की बात करते हैं तो ये रूल हमें ध्यान में रखना है, रूल ऑफ स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन। जितने भी पीनल लॉज हैं उन्हें काफी स्ट्रिक्टली कंस्ट्रक्ट किया जाता है, बिकॉज ऑफ द सिंपल रीजन, क्योंकि पीनल लॉज में यू आर टेकिंग अवे द लाइफ ऑफ द पर्सन, लिबर्टी ऑफ द एक्यूज्ड एंड सो ऑन, यू आर प्रोवाइडिंग फ्री ट्रायल टू द केस, है ना? बहुत सारी चीजें होती हैं। तो क्रिमिनल लॉज के जितने भी लॉज बनाए जाते हैं उन्हें काफी स्ट्रिक्टली कंस्ट्रक्ट किया जाता है। इसका एक एग्जांपल से समझते हैं। पॉक्सो, एज वी ऑल नो, 2012 में आया, राइट? इट्स अ जेंडर न्यूट्रल लॉ। इसमें विक्टिम कोई भी हो सकता है, विमेन, मैन, किड आई वुड से, क्योंकि इसमें जो एज होती है वो 18 साल से कम होना जरूरी है, राइट? जो एक्यूज्ड है इसमें विमेन भी हो सकती है और मैन भी हो सकता है। तो पॉक्सो एक जेंडर न्यूट्रल लॉ बनाया गया टू प्रिवेंट द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ चिल्ड्रंस, राइट? अब इसमें एक क्वेश्चन आया कि एक विमेन थी 39 ईयर की, राइट? फिजिकली शी वाज 39 एंड मेंटली शी वाज 40। अब जैसा मैंने कहा कि पॉक्सो में विक्टिम का 18 साल से कम का होना बहुत जरूरी है, राइट? और यहां पे भी हम लोग स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन का रूल लगाएंगे। सो क्वेश्चन ये आया कि जो फिजिकली 39 ईयर की है वो मेंटली 14 की है, क्या उसे एज अ चाइल्ड अंडर पॉक्सो, क्या उसे एज अ चाइल्ड अंडर पॉक्सो कंसीडर किया जा सकता है? क्या उसे विक्टिम पॉक्सो के अंडर कंसीडर किया जा सकता है? तो इसमें जो कोर्ट का जजमेंट आया, दिल्ली हाई कोर्ट का, वो क्लियरली नो आया कि नहीं, क्योंकि जो डेफिनेशन है पॉक्सो की, पॉक्सो में जो चाइल्ड की डेफिनेशन है वो क्लियरली डिफाइन करती है whoever is below the 18 ईयर ऑफ एज। इसमें फिजिकल एज देखी जाएगी। तो कोर्ट ने बोला कि हमें रूल ऑफ स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन फॉलो करना पड़ेगा, राइट? जो लॉ में लिखा हुआ है हमें वो स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन का एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग केस समझते हैं। लंदन की स्टोरी है। एक वर्कर थे रेलवे में इंश्योरेंस का क्लेम था कि अगर आप रिपेयरिंग करते टाइम अगर आपकी डेथ होती है, अगर रिपेयरिंग करते टाइम आपकी डेथ होती है तो आपको कंपनसेशन मिलेगा। अब एक जो वर्कर थे वो क्या कर रहे थे, ऑयलिंग, और उनकी ऑयलिंग करते टाइम डेथ हो गई। कोर्ट के सामने इशू आया कि क्या ऑयलिंग रिपेयरिंग है? कोर्ट ने बोला नहीं, ऑयलिंग जो होती है वो एक क्या होता है, रेगुलर मेंटेनेंस, राइट? और रिपेयरिंग किस चीज की होती है? जब कोई चीज खराब हो जाती है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिपेयरिंग एंड योर ऑयलिंग विच इज अ रेगुलर मेंटेनेंस। लॉ में अगर ये लिखा है कि भाई आपको रिपेयरिंग पे ही कंपनसेशन मिलेगा तो रिपेयरिंग ही हमें उसे कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर
पॉक्सो जो लेजिस्लेशन है वो चाइल्ड के लिए है, तो हमें चाइल्ड को समझना पड़ेगा कि वो 18 साल से कम का हो। तो इसी तरीके से कोर्ट हमेशा से लॉ ऑफ द स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन क्रिमिनल लॉ में फॉलो करता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रिया पटेल जजमेंट में किया, ये बोल करके कि विमेन रेप नहीं कर सकती। बट इसमें और चीज सुप्रीम कोर्ट ने जो इलेबोरेट किया कि क्या उसे गैंग रेप के लिए लायबल कर सकते हैं। तो गैंग रेप तभी होगा जब दो पर्सन के बीच में कॉमन इंटेंशन अंडर सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी होगा। कॉमन इंटेंशन जहां पे मीटिंग ऑफ माइंड्स होता है दो लोगों के बीच में, वो दोनों एक ही ऑफेंस को करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि विमेन कभी भी कॉमन इंटेंशन फॉर्म नहीं कर सकती टू कमिट अ ऑफेंस ऑफ रेप, राइट? क्योंकि वो खुद जब पार्टिसिपेट नहीं कर सकती तो वो किस तरीके से कॉमन इंटेंशन फॉर्म कर सकती है टू कमिट द रेप। हाउएवर कोर्ट ने यह बोला कि उसे अबेटमेंट के लिए लायबल कर सकते हैं अंडर सेक्शन 108 ऑफ इंडियन पीनल कोड। अबेटमेंट क्या होता है? किसी को इंस्टिगेट करना, किसी को असिस्ट करना टू कमिट द क्राइम। तो इस वाले केस में विमेन ने अपने हस्बैंड को क्या किया था? अबेट किया था टू कमिट द क्राइम, क्योंकि उन्होंने असिस्ट किया था उन्हें। कॉमन इंटेंशन वो फॉर्म नहीं कर सकती क्योंकि वो खुद उस एक्ट का पार्टिसिपेट कभी नहीं कर सकती, या वो कभी भी उस एक्ट के लिए एक पार्टी नहीं हो सकती। सो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने इन 2006 ये बोला कि विमेन कैन नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर रेप और गैंग रेप, बट विमेन कैन बी हेल्ड लायबल फॉर द अबेटमेंट ऑफ रेप और द गैंग रेप, राइट? अब आगे समझते हैं। अभी जो रिसेंट रूलिंग आई है इलाहाबाद हाईकोर्ट की, राइट? इलाहाबाद हाईकोर्ट की रूलिंग समझते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह बोला अभी रिसेंटली फ्यू डेज बैक कि विमेन कैन नॉट कमिट द ऑफेंस ऑफ रेप, बट सर्टेनली शी कैन बी हेल्ड लायबल फॉर द गैंग रेप अंडर सेक्शन 376 डी, जो कि गैंग रेप के लिए पनिशमेंट प्रिस्क्राइब करता है, राइट? अब इसमें उन्होंने जो एक्सप्लेनेशन दिया, वेयर अ विमेन इज रेप्ड, अब विमेन विक्टिम होनी चाहिए, दैट इज ट्रू, इज रेप्ड बाय वन और मोर इन अ ग्रुप ऑफ पर्सन। अब इसमें कहीं भी मैन की बात नहीं किया, ये किसकी बात कर रहा है? वन और मोर इन अ ग्रुप ऑफ पर्सन। तो यहां पे रूल ऑफ स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन उस लेवल का नहीं होगा कि इस डेफिनेशन में सिर्फ मैन को ही रखा जाए। बाय वन और मोर इन अ ग्रुप ऑफ पर्सन। अब सेक्शन 11 ऑफ आईपीसी डिफाइन करता है किसे? पर्सन को। पर्सन में विमेन और मैन दोनों हो सकते हैं। इसी चीज को इलेबोरेट करते हुए कोर्ट ने यह बोला, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, कि जब 2013 में अमेंडमेंट आ चुका है, आपने रेप की डेफिनेशन ब्रॉडर कर दी है ना? सिर्फ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का होना जरूरी नहीं है। फिर उसके बाद 2018 में अमेंडमेंट आ चुके हैं। उसके बाद सेक्शन 11 ऑफ आईपीसी हमें अलाउ करता है कि हम लोग जो डेफिनेशन है किसकी? पर्सन की, उसमें मेल और फीमेल लिख सकते हैं। रेप की डेफिनेशन में क्लियरली क्या लिखा हुआ है? अ मैन इज सेड टू कमिट द रेप, बट यहां पे क्या लिखा हुआ है? ग्रुप ऑफ पर्सन। और पर्सन सेक्शन 11 की डेफिनेशन के हिसाब से मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। डन। इसको आगे से समझते हैं। इन्होंने, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कॉमन इंटेंशन के बारे में भी बोला। कॉमन इंटेंशन, कॉमन मीटिंग ऑफ माइंड, अगर हस्बैंड और वाइफ इन दैट केस
प्रीवियस केस में, और किसी और केस में अगर विमेन इनिशियली सिंस द बिगिनिंग एक कॉमन इंटेंशन फॉर्म करती है कि दैट वी विल कमिट अ गैंग रेप ऑन दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल गर्ल, देन देयर इज अ कॉमन इंटेंशन हैज बीन डेवलप्ड बिटवीन देम। तो अगर विमेन किसी तरीके से असिस्ट करती है इन द गैंग रेप ऑफ केस, तो उसे इस डेफिनेशन के हिसाब से गैंग रेप के लिए लायबल कर सकते हैं। बेसिकली वो क्या कर रही हैं, इंस्टिगेट कर रही हैं, असिस्ट कर रही हैं गैंग रेप को। इसी लॉजिक के साथ, इसी आर्ग्यूमेंट के साथ अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह क्लैरिफाई किया कि विमेन को गैंग रेप के लिए लायबल कर सकते हैं, नॉट फॉर द ऑफेंस ऑफ रेप। क्योंकि रिसेंट जो अमेंडमेंट्स आए हैं उसमें डेफिनेशन को काफी ब्रॉड किया गया है। सेक्शन 11 की उन्होंने हेल्प ली, कॉमन इंटेंशन उन्होंने एलेबोरेट किया। तो ये पूरी हमारी एक रूलिंग है। ये काफी टेक्निकल टॉपिक है, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, राइट। सो इफ योर नॉन लॉ बैकग्राउंड फ्रेंड्स आस्क यू दिस क्वेश्चन, हियर इज द आंसर, राइट। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यूज हैं इस टॉपिक को लेकर के जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगले किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।